हेलो एवरीवन, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपका जो बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर, तो उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए थे, आप लोगों के कंप्लीट करा दिए गए थे। तो आज आपका ये सेकेंड लेक्चर है। तो सेकेंड लेक्चर जो आपका है, इसमें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। तो देखो, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप जितने लोगों ने बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी लोग इसको अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो इसकी जो कट ऑफ है, देखो इसकी जो कट ऑफ है वो 100 प्लस जाएगी, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल में काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आए थे और टफ भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन इजी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो 100 प्लस रहेगी, आप लोग ये मान के चलो जनरल कैटेगरी की। तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग इसमें आप लोग मिलाइएगा। और उसके बाद में जितने लोग भी बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट वीडियो रहेगा, क्योंकि उनको एक आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, उनका लेवल, यानी किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति और स्वभाव किस तरीके का होता है। और आपको लोग को एक आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल क्या होगा। देखो, ये आप लोग जितने भी बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं तो लोगों का एक काफ़ी अच्छा एक हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। और उसके बाद में आप लोग याद रखिएगा कि देखो, बीपीएससी इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम कराती थी, इससे पहले जो क्या आता था उसका एक काफ़ी बहुत सारे पोर्शन क्या होते थे उसके फिक्स होते थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अब की बार क्या है कि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया, क्योंकि इस बार जो आपके बीपीएससी आपका जो 66 हुआ था, इसमें सबसे अधिक जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके करंट इवेंट से पूछे गए थे, और 38 क्वेश्चन आपके केवल करंट से इवेंट से आए हुए थे। और पिछली बार ऐसा नहीं था, और इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चन आते थे वो आपके हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार करंट इवेंट से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आपके साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो साइंस से आपके 35 अप्रॉक्स क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाइएगा, क्योंकि किसी भी आप लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी एक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो हमारी तैयारी पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि एक उसमें जो बीपीएससी उसको पता नहीं है, मतलब बीपीएससी जो है वो पता नहीं किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछ दे, यानी किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन कर दे और किस पोर्शन से कम क्वेश्चन कर दे। तो आप लोगों को सभी पोर्शनों पे अपनी कमांड रखना है, यानी किसी भी अगर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यानी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा। और तो चलिए, आपका जो सेकंड लेक्चर है तो हम इसमें आप लोग कंप्लीट करते हैं आपके 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो कौन सी संस्था जो है वो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो आपकी ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, इसके द्वारा ही औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कर में सुधार किया है। तो कितना सुधार किया है? देखो, विगत वर्ष जो आपकी जो भारत की रैंकिंग थी वो कितनी थी? 77 थी। लेकिन वर्तमान में यानी 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 63 थी। कितना, कौन सा स्थान था? 63वां स्थान था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो कौन सा साख लक्ष्य रखा गया है? तो आपका ये 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया। क्या 2020-21 के लिए साख का जो लक्ष्य रखा गया है वो
15 लाख करोड़ रुपए रखा गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था। आपकी जो पीएम कुसुम योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था पीएम कुसुम योजना, लेकिन एक है पीएम कुसुम योजना, एक है केवल कुसुम योजना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर की उसकी जो निर्भरता है उसको समाप्त करना और जो पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो काफ़ी अच्छी योजना थी कि यानी जो किसानों की जो डीजल और केरोसिन पर जो उनकी निर्भरता थी उसको हम समाप्त करेंगे, और उनके जो पंप सेट हैं यानी पंपिंग सेट जिससे वो सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई की जाती है खेतों की, उससे क्या क्या उनको पंप सेटों को सौर ऊर्जा से उनका जोड़ना काम था। पीएम कुसुम योजना का ये मुख्य एक उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यावसायिक बैंक जो है, व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है वो विश्व के शीर्ष 100 में शामिल है। तो कौन सा बैंक है सभी को बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आपका ये भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि SBI है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक पॉलिसी घोषित की है। इस अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो इस योजना से लाभान्वित होगा। तो कौन सा क्षेत्र जो इस योजना से लाभान्वित, कौन सी पॉलिसी, निर्भीक। तो इससे जो आपका होगा वो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा, यानी कि निर्भीक पॉलिसी से आपका जो निर्यात क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMSI शुरू की है। यह प्रणाली है, तो ये प्रणाली क्या है, तो ये प्रणाली आपकी जो है तो क्या है, देखो यहाँ पे जो है वो एक से अधिक सही, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। वी कह रही है कि बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी। सी है कि राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। और डी है स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह आज आपका जो पुरस्कार है वो दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था ये आपका पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, कर्मण पुरस्कार। तो आपका ये पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। किसके लिए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना यानी एक नई पॉलिसी सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस पॉलिसी का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में जो सतत जीविकोपार्जन पॉलिसी की शुरुआत की है, ये किस लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है बताना है। देखो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ये पॉलिसी थी सतत जीविकोपार्जन योजना, इसमें क्या था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, उसके बाद में क्या है, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, और डी दिया है युवाओं की दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पे सभी क्या है, वो सभी सही है, इस योजना से सभी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आप लोग ये सभी लोग याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में नहीं पूछा हो तो आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं वाले क्वेश्चन को सही टिक मार करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तभी जाके उसको आप लोग आंसर बताइएगा, नहीं तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन गलत कर दोगे और आपकी जो आप रैंक से बाहर हो जाओगे। तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही करेक्ट आंसर दीजिएगा। क्यों, जो आपको इजी क्वेश्चन लगेगा कि इसका राइट आंसर का ये हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इजी लगेगा लेकिन आप लोग इसमें गड़बड़ कर देते हो। देखो, बिहार सरकार ने 7 विषयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो बाल कल्याण है वो आप बिहार सरकार के 7 निश्चयों में सम्मिलित नहीं, तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वो वर्ष 2018 में था। तो वर्ष 2018-19 में कितना था, देखो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया है। तो आपका जो वर्ष 2018-19 में कितना था, 35% था। कितना था, 35% था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया 33%। तो 33% आपका रॉन्ग हो जाएगा, 50% ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 60% ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 75% ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कितना था 2018-19 में, 35% था। तो कहीं पर नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कहीं पर भी नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का जो निम्न में से कौन सा उपबंध यानी उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपका खाद्यान्नों का निर्यात जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से एक उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। देखो, राजस्व घाटे से जो तात्पर्य होता है वो होता है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी कि जो पूंजीगत परिसंपत्तियां जो हैं उनका निर्माण नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा जो देश है वो सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। 2019-20 की बात यहाँ पे कह रहा है कि 2019-20 में कौन सा देश है भारत का सर्वाधिक व्यापारिक वाला देश है, यानी व्यापारिक भागीदार वाला देश है। तो कौन सा देश है, संयुक्त राज्य आपका अमेरिका जो है वो 2019-20 में सर्वाधिक व्यापारिक और भागीदारी वाला देश है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार यानी भारतमाला परियोजना क्या है, भारत सरकार नहीं सॉरी, कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्षेत्र संबंधित है। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका इस सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित था। भारतमाला परियोजना जो थी वो किससे संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रसिद्ध गीत है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इस प्रसिद्ध गीत रचयिता इसके कौन है, तो इसके रचयिता जो हैं सभी को पता होगा कि इसके रचयिता काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो इसके रचयिता हैं। किसके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। देखो, आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसके प्रत्याघात में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन वकील पेश हुए थे, तो ये थे भूला भाई देसाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूला भाई देसाई ये मुकदमे के पक्ष में वकील ये थे, ये पेश हुए थे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो कहाँ पे फहराया था, देखो इन्होंने ये जो ध्वज फहराया था वो 1907 में फहराया था। ये आपका जर्मनी का एक स्टुटगार्ट शहर था, वहाँ पे फहराया था। और सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है कि इस तिरंगे का जो मतलब तिरंगी स्वतंत्रता जो ध्वज था, इसका जो डिज़ाइन किया था इन्होंने खुद अपने से किया, यानी किसी ने इसका डिज़ाइन नहीं किया था, इन्होंने खुद से इसका डिज़ाइन किया था। और कहाँ फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कब फहराया था, 1907 में फहराया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सुमेलित है। तो देखो यहाँ पे दिया है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जो विनोबा भावे थे ये प्रथम थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। आपके जो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे दिया है CR दास देशबंधु, ये आपका करेक्ट दिया है। उसके बाद में ये क्या है, विलियम बेडरवन, ये 1907 के कांग्रेस सभापति थे। तो ये 1907 नहीं 1910 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में दिया गया है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेरिस में नहीं, लंदन में। कहाँ पे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो करेक्ट आंसर हम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है CR दास देशबंधु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26/01/1930 में। कब, 1930 में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी। कब हुई थी, 1912 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो हुआ वो अमानत रखा जाता था। देखो बिहार में जो किसान थे वहाँ के, तो तिनकटिया पद्धति के माध्यम से, जो तिनकटिया पद्धति थी उसमें जो नील की खेती होती थी उसमें उनको 3/20वां भाग था, उस पर क्या था, 3/20वें भाग पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। कितना, 3/20 भाग पर जो था वो वहाँ के किसान पर नील की खेती करना उनको अनिवार्य था। तो इसे क्या बोलते थे, इसको हम तिनकटिया पद्धति बोल देते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। देखो बिहार में जो आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912। कहाँ हुआ था, ये बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पे, बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आर्यन मधोलकर जी थे। कौन थे, आर्यन मधोलकर थे, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकेंड इसका अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, CR दास थे। कौन थे, CR दास थे। उसके बाद में इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो बिहार में कहाँ पे हुआ था,
वो 1940 में हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद थे। तो पूछा क्या गया, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया, तो प्रथम कब रखा गया, तो 1912 में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो कौन सी इनको उपाधि दी गई थी? तो इनको लोक नायक की उपाधि दी गई थी। किसको? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी भाई? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। कहाँ पे? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। वहाँ पे इन्होंने ही पढ़ाई अपनी की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था उसमें सक्रिय भाग लिया था। तो किसने कहाँ से इसमें भाग लिया था? देखो, नाना साहब जो थे वो कानपुर से इन्होंने इसमें भाग लिया था, जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने लखनऊ से इसमें भाग लिया था। सी है कि मौलवी अहमदुल्ला जो थे इन्होंने फैजाबाद से भाग लिया था। और डी है कि बेगम जीनत महल जो थी इन्होंने दिल्ली से इसमें भाग लिया था। लेकिन यहीं पे बेगम जीनत महल की जगह अगर बेगम हजरत महल होता और यहाँ पे दिल्ली दिया होता तो आपका ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जीनत महल दिया तो दिल्ली दिया तो करेक्ट है, और यहाँ पे ये बेगम हजरत महल लखनऊ दिया भी तो करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि सभी यहाँ पे जो हैं वो राइट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने हम कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अजीब बात है। क्या कहा था? कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम में कहा था इन्होंने? तो इन्होंने 1935 का जो अधिनियम था या 1935 का जो एक्ट था उसमें कहा था कि हमको एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका 1935 का एक्ट था, संविधान का जो मतलब संविधान में सबसे अधिक जो प्रावधान लिए गए हैं वो किस एक्ट से लिए गए हैं? वो आपके 1935 के अधिनियम से ही सर्वाधिक जो है वो प्रावधान लिए गए हैं आपके संविधान में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो आपकी जो दांडी यात्रा थी वो 24 दिन चली थी। कितने दिन? 24 दिन चली थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से आपके जो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चन जो थे यानी 10 क्वेश्चन आपके जो वो मैथ के आए हुए थे। तो आप लोग यहाँ से मैथ के क्वेश्चन को समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। देखो, मैथ के कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो देखो, हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 टीम है फुटबॉल में। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 जो हैं वो तीनों खेल खेलते हैं, तो आपको बताना यहाँ पे है कि तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने लोग फुटबॉल केवल खेलते हैं? तो चलिए बताइएगा आप लोग। तो देखो, यहाँ पे आप लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका ये एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो आपका ये आपका एक यहाँ पे एक ये गोला हो गया आपका, ठीक है। एक आपका ये गोला हो गया और एक आपका ये गोला हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो कि अब क्या कह रहा है कि एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीमें हैं। कितनी? 21 जो है बास्केटबॉल टीमें। कितनी? 21। आपकी 21 ये बास्केटबॉल टीमें हो गई। फिर कह रहा है कि 26 हॉकी टीम है, तो आपकी ये 26 टीमें हो गई हॉकी की। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 29 क्या है, 29 जो टीमें फुटबॉल की हैं, तो आपकी ये फुटबॉल हो गई। तो फुटबॉल की आपकी 29 टीमें हो गई। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और 8 जो हैं वो तीनों खेल खेलते हैं, यानी 8 लोग जो हैं वो तीनों लोग खेल खेलते हैं, तो यहाँ पे हमको लोग क्या लिखते हैं? 8। 8 क्या है? तीनों खेल खेलते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप कह रहा है कि 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी 14 लोग क्या है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी लोग 14 खेलते हैं, तो 8 लोग तो सारे खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं, तो 14 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा? अगर 14 से अगर 8 निकालोगी तो कितना बचेगा? 14 से 8 अगर निकालोगे तो आपके पास 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 12 फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? 12 फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर 12 लोग फुटबॉल खेलते हैं तो 8 तीनों लोग खेलते हैं, तो 12 से अगर 8 निकाल दो कितना बचेगा? तो आपको यहाँ 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो अगर 15 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हो तो 8 से अगर 15 निकालो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 बचेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा कि देखो यहाँ पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लोग खेलते हैं, तो टोटल टीमें कितने फुटबॉल की हैं? टोटल टीमें 29, तो 29 को 29 -4 -8 -7, अगर इसको अगर माइनस करोगे इतना आंसर कितना निकलेगा? तो 10 आंसर आपका आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए किसमें ऑप्शन में दिया है कहीं पे 10, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, और जो शेष काम है वो कौन पूरा करेगा? वो सोहन पूरा करेगा। तो देखो इसमें क्या है कि मोहन जो है वो 25 दिनों में एक काम कर सकता है, तो मोहन जो है 25 दिनों में एक काम कर सकता है, और सोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमारे पास टोटल काम कितने हैं? टोटल काम हमारे पास है 100। हम 100 में निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 100 लिखोगे, कितना हो जाएगा? 100। तो 25 काम जो है वो सोहन करता है और मोहन करता है, और 20 काम जो है मतलब 25 काम जो है मोहन करता है, 25 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है मोहन, और सोहन कितना है? वो 20 काम पूरा कर सकता है दिनों में। अगर एक काम है तो अगर हम यहाँ पे निकालें 25, तो 100 में से तो आपका हो जाएगा मोहन जो है वो 4 काम एक दिन में करता है। क्या करता है? 4 काम एक दिन में। अगर 100 से निकाला गया तो 4 काम एक दिन में करता है। और जो आपका सोहन है वो 5 दिन में, कितना? 5 दिन में यहाँ पे दिया है, तो 5 दिन में श्रम करते हैं। तो अगर हम इसको 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दिया है दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, इंटू 5 कर देते हैं, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 यहाँ पे आपको काम कितना? अभी अगर 45 को 100 से माइनस करते हैं, यहाँ पे जो 100 दिया है इससे अगर हम 45 को माइनस करते हैं कितना बचता है? 55 बचता है। आपके माने यहाँ पे क्या दिया है कि 55 आपको अभी काम बचा हुआ है। कितना? 55 काम बचा हुआ है। तो 55 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? कौन करेगा? आपका जो जितना काम बचा हुआ है पूरा काम वो सोहन की जिम्मेदारी में है, तो अब सोहन पूरा काम करेगा। तो 55 करेगा, तो सोहन जो है वो एक काम कितने दिन में करता है? तो 5 दिन में करता है। तो 55 इंटू 5 अगर इसको काटेंगे 5 1 5 5 1 5, तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 11 दिन लगेगा। कितना? 11 दिन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो किस पे घूम जाएगी? देखो ऐसा समझिएगा आप लोग कि जो आपकी 1 घंटे वाली जो सुई है, 1 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। और उसके बाद में 1 मिनट में आपकी जो घंटे वाली सुई द्वारा है वो 1/2 डिग्री का कोण बनता है।
तो 1/2 डिग्री का कोण बनता है तो 5 घंटे में, यानी 5 घंटे, यहाँ पे दिया 5 घंटे 10 मिनट, तो 5 घंटे में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 घंटे 10 मिनट अगर करेंगे 30 × 5 + 1/2 × 10, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो 155 डिग्री, कितना आ जाएगा 155 डिग्री। तो कहीं पे ऑप्शन में दिया 155, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 155 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कीजिएगा कि सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे लिखते 0 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पे देखो 0 का वर्ग करोगे 0 हो जाएगा, 2 का अगर वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद में 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगर 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर 6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 का अगर वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद में अगर 8 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 का करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे पहले ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो कहीं 9 किसी का वर्ग है तो 7 का वर्ग कितना है, तो 9, ये तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद में सी से चलते हैं, सी है देखो इसमें 6 किसी का वर्ग है तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 6 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो यहाँ पे 1 दिया है लास्ट में, तो 1 देखो किसी का वर्ग है, तो 9 देखो यहाँ पे 9 दिया है, 9 1 का वर्ग है, तो नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 2 है किसी का वर्ग नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को जो यहाँ पे दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम सबसे इसको ऑप्शन से करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी है, इसे अगर रख कर देखते हैं तो आपका देखो अगर आ जाएगा करेक्ट आंसर तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं रख करके इसको। देखो 217 यहाँ पे दिया है, 217x, 217x की जगह हम क्या रखते हैं 3, क्या रखते हैं 217 × 3, फिर क्या करते हैं प्लस 131, 131 बाई इंटू कितना आ जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 913 आ जाएगा, 900 हाँ 913 आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम सेकंड को रखते हैं, सेकंड में 131 हो जाएगा इंटू 3 और प्लस 217 और आपका इंटू 2 रखते हैं। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 131 इंटू 3, तो अगर इसको हाँ इसको करेंगे तो 827 आ जाएगा। तो 827 आ गया, यानी कि हम इसको अगर फर्स्ट वाले में अगर इसमें हम 3 रख कर देखते हैं तो आपका 913 हो जाता है, अगर इसमें हम लोग 2 रख कर देखते हैं तो आपका 827 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोग अगर ये फार्मूला लगाओगे तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका ये फार्मूला है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू a प्लस बी होल और a माइनस बी होल। अगर ये फार्मूला आप लोग लगाओगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 आ जाएगा इस फार्मूले के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 17,64,00 है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद जो इसकी जनसंख्या है वो कितनी होगी। तो कितनी होगी, देखो 1% में अगर करते हैं तो 1% में कितना होगा, 1% में अगर करते हैं तो 1/100 हो जाएगा, कितना 1/100 हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर 50% कह रहा है कि 5% की 10 सालाना बढ़ती है तो 5% इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 17 आप 00 ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करो 1/20 हुआ था तो उधर 50% का 1/20 हो जाएगा, यानी कि अगर 1/1% में कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा।
तो 1/20 रखते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 2 साल बाद, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर लगा दो इसका। अगर जब स्क्वायर लगाओगे तो फिर लिखो यहाँ पे 1764 इंटू 20 और एक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1764 लिख लो, उसके बाद में इंटू 21 इंटू 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका, अपान 20 इंटू 20। एक जीरो ये कट गया आपका, एक जीरो ये कट गया, डबल जीरो यहाँ पे है आपका, ये कट गया। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 19, 44, 81। तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम 4, 18, 48, 100, 294, 448 में लुप्त संख्या आपको बताना है। कौन संख्या, लुप्त संख्या आपको यहाँ पे बताना है। तो लुप्त संख्या आपकी क्या हो जाएगी, देखो आपकी जो लुप्त संख्या यहाँ पे हो जाएगी क्या हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोग ट्रिक लगाइएगा, उसके तहत आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 4 दिया है, तो 4 का अगर आप पहले क्यूब करोगे, यानी 4 पे 2 का क्यूब ले लो, 2 का क्यूब हो जाएगा और 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 2 का अगर स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4 हो जाएगा। तो अगर 8 से 4 निकालोगे कितना बचेगा 4 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर लिया था, यहाँ पे हम लोग 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर लेते हैं। यदि यहाँ पे आप लोग 18 यहाँ पे दिया है, 18 में अगर आप लोग 3 का क्यूब लेते हो और 3 का स्क्वायर लेते हो तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 27 से अगर 9 निकालो कितना बचेगा 18 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर लिया, उसके बाद यहाँ पे 48 जहाँ पे दिया, यहाँ पे आपको 4 का क्यूब लेना, 4 का स्क्वायर लेना है। 100 जहाँ पे दिया, यहाँ 5 का क्यूब लेना, 5 का स्क्वायर आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो आपको 6 का क्यूब लेना है, 6 का स्क्वायर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप लोग 6 का क्यूब ले रहे हो, 6 का स्क्वायर ले रहे हो, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना 180 बचेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि 2nc3 और nc2 और इक्वल टू 44 3। तो यन का मान आपको बताना है, यहाँ पे यन का मान बताना है। देखो इसको ऐसे एक इसका जो एक फार्मूला होता है, आप लोग इसको लगाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये फैक्टर्स क्वेश्चन है। देखो इसका जो फार्मूला होता है NCR, ठीक है, NCR इक्वल टू यन का फैक्टोरियल और अपान आर का फैक्टोरियल और अपान n माइनस आर, क्या हो जाएगा n माइनस आर। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपको सीधा लिख लेना है। क्या लिखना है, 2n और C3, क्या 2n C3 लिख लेना है, ये लिख लेना है। और अपान क्या कर देना है, अपान इसके नीचे का आपको कर देना है NC2, क्या कर देना है ये वाला NC2 और इक्वल टू क्या कर देना है, इक्वल टू आपका 44/3 हो जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 44/3 हो जाएगा, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपका हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल और उसके बाद में 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 माइनस 3 हो जाएगा और अपान 44/3 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करते हैं आगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे n का फैक्टोरियल और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा कि 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2, क्या हो जाएगा n माइनस 2। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद आपका हो जाएगा कि देखो यहाँ पे आपका 2n और 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका 2n माइनस 1 और फिर हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 और इसका 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा n माइनस 2 अपान
144/3, ठीक है। अगर इसको हम इंटू अपान करते हैं तो कितना हो जाएगा, अपान आपका हो जाएगा यहाँ पे n-2 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे n माइनस आपका, यहाँ पे n-2 हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका n-2 n-1 हो जाएगा और n-2 क्या हो जाएगा, n-2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का फैक्टोरियल और 2 - 3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो आपका ये कट जाएगा। देखो यहाँ पे इसमें ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग इससे करते हैं, देखो छोटा छोटा लिखते हैं तो आपका पूरा आ जाएगा। देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा सेकंड लास्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग करिएगा 2n और उसके बाद में 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में हो जाएगा आपका 2n-1 और इसका 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा 2n-3 और 2 का फैक्टोरियल 2n-2 हो जाएगा, ठीक है। n-2 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा और फिर अपान क्या हो जाएगा, 44/3 हो जाएगा। फिर इसको अगर अपान करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2n-3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका n-1 हो जाएगा और उसके बाद में आपका n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको काटिएगा, अगर इसको काटते हैं हम लोग तो आपका 2-3 और उसके बाद में आपका 2-3 कट जाएगा, ठीक है। 3 और 3 आपका 44 ये कट जाएगा, ठीक है। उसके अंदर 2 आपका ये कट जाएगा और उसके बाद में 2 आपका ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 को हम कामा ले लेते तो n- ये चला जाएगा, आपका n- ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में n- ये चला जाएगा आपका और ये चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है, देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका बचेगा 4 2-1 अपान यहाँ पे इसको इक्वल टू कर लेते हैं और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो अगर 4 एकन क्या हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4 हो जाएगा। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर 2n बराबर 12 हो जाएगा तो 12 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n बराबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे देखो 6 इसमें दिया गया है, तो हाँ देखो ये आपका दिया गया है 6, कितना दिया गया, तो आपका 6 दिया गया यहाँ पे, तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है क्या है कि यदि यम संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m2 है तो m प्लस n संख्याओं का औसत है तो कितना इसका औसत, देखो फार्मूला लगाइएगा यहाँ पे, m n² प्लस m² n अपान m प्लस n, ठीक है। अब इसको अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, n प्लस स्क्वायर में स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा और अफान कितना हो जाएगा, m प्लस n ये हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, कितना बचेगा, n बचेगा। तो ऑप्शन में कहाँ पे दिया है n, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, अब आपके थे ये यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन यहाँ तक आपके ये कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूधिया जो है दूध का घटिया, यानी दूध किसका घटिया स्रोत है, तो किसका घटिया स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी का, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में दूध में क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो दूध में पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कैर्बी रोग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो माँ के दूध में जो है वो एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। आप लोग याद रखिए कि माँ के दूध में एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर
पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इससे क्या होता है? देखो एक फिल्टर पेपर होता है तो वहाँ पे क्या बिहार में एल्कोहल का अत्यधिक सेवन होता है, तो वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो पी कर के उसको मतलब चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो जो वहाँ की पुलिस है वो एक जो फिल्टर पेपर होता है तो उनसे जो बोलते हैं कि इस पेपर पे फूंको, तो उस पेपर पे जब फूंकते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर उसका वो चेंज हो जाता है, तो इससे पता चलता है। तो आपसे पूछा गया उस फिल्टर पेपर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा ही ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी CO2 के द्वारा ही आपका जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस जो है वो पेट्रोल व डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है किसके कारण? पेट्रोल व डीजल के अधूरे जलने से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की जो सांद्रता है, यानी कि H+ की जो सांद्रता है, आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी? तो आपकी जो इसकी सांद्रता है थी वो 1000 गुना कम हो जाएगी। कितनी? 1000 गुना। इसकी एक घोल का अगर पीएच मान जो है वो 3 से 6 बदलता है तो इसमें जो H+ की आयन की जो सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये आपका ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है, यानी सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन। देखो जो ऊर्ध्वपातन विधि है इसके तहत जो इसका जो शुद्धिकरण किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किसका किसका शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपका जो आयोडीन है इसका भी शुद्धिकरण किया जाता है, आपके एंथ्रासीन हो गया, उसके बाद में आपके जो नेपथलीन ये हो गया, उसके बाद बेंजोइक अम्ल हो गया, इन सबका शुद्धिकरण किसके किया विधि से किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से ही किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई की बंध की संख्या होती है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। तो देखो सिंगल बॉन्ड, अगर बात करें सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में कितना? केवल एक ही सिग्मा होता है। कितना? एक सिग्मा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें डबल बॉन्ड, आपका जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में बात करें तो इसकी बात होगा कि आपका 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक आपका सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 और 13। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो यूरिया में कौन सा तत्व होता है उपस्थित? तो देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है, इसका जो केमिकल सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 और N2O। तो कार्बन में पाया जाता है, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब कुछ पाया जाता है, यानी कि कार्बन में पाया जाता है, हाइड्रोजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है?
तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या है? तो ऊष्मा का जो सबसे अधिक कुचालक है वो आपका सीसा है। क्या है? सीसा जो है वो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये सेकंड लेक्चर था। तो सेकंड लेक्चर में आपके 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका जो सेकंड लेक्चर होगा, तो सेकंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके 101 से लेकर के आपके 150 तक क्वेश्चन वो है, सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं, यानी कितने क्वेश्चन आप लोगों ने राइट किए हैं, आप जिन लोगों ने BPSC 66 दिया था, और जिन लोगों ने दिया था, और जो लोग देने वाले हैं BPSC 67, वो लोग भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग राइट कर पाए हैं इसमें। तो आप लोग एक आइडिया लगाया कि हमारी तैयारी वो कितनी बेहतर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।